नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। तो साथियों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो साथियों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक नया चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम था मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी में मुख्य तौर पे हमारी बात हुई थी मौर्य वंश का राजनीतिक इतिहास के बारे में, जिसमें हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था अशोक के धम्म के बारे में। उसके बाद लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अशोक के एडिक्ट के बारे में, यानी उनके जो राज्यादेश थे, उनके जो अभिलेख थे, उनका जो रॉक एडिक्ट था, फिर पिलर एडिक्ट था, उन सभी के बारे में एक एक करके हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम लोग मौर्यन डायनेस्टी के ही एक नया चैप्टर, एक नए यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए फिर हमेशा की तरह आप हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलना और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करना। और ध्यान रखना, मैं सारी की सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में लिखा हूँ, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप उसको कॉपी में सब्जेक्टिव फॉर्मेट में नोट्स के रूप में बनाइएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलो। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के कई लेवल हैं। ठीक है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एक तो सेंट्रल लेवल पे है। ठीक है, इसके कई स्तर पे मौर्यों का प्रशासन बटा हुआ था, जिसमें पहला स्तर था जिसका नाम था केंद्रीय प्रशासन, और दूसरा जो स्तर था उसका नाम था प्रोविंस के लेवल पे प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन। उसके बाद तीसरा जो लेवल था उसका नाम था मंडल के लेवल पे प्रशासन, यानी कि मंडल प्रशासन। और उसके बाद चौथा जो लेवल था वह लास्ट लेवल था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी स्थानीय जो स्वशासन थी, स्थानीय शासन प्रणाली थी, वह भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मुख्य तौर पे हम लोग 4 एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन? सेंट्रल, प्रोविंशियल और मंडल और लोकल। उसके अलावा देखिए, हम लोग रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आप जब मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य चलकर आते हैं तो उनके समय प्रशासनिक व्यवस्था उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं होती है, लेकिन आप अशोक से तुलना करेंगे तो उस समय भी प्रशासनिक व्यवस्था संचालित हो रही थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य ने, उनके जो गुरु थे, उनके जो आचार्य थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले गया था पढ़ने के लिए, उसके बाद धनानंद के साथ उनकी लड़ाई हुई और उसमें चाणक्य ने चंद्रगुप्त का साथ दिया और उसके बाद नंद वंश का उन्मूलन हो गया। और उन्मूलन के पश्चात मौर्यन डायनेस्टी एक नए वंश के रूप में उभरता है। तो चाणक्य दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य के न केवल गुरु हैं बल्कि मौर्यन डायनेस्टी के प्रधानमंत्री भी हैं। तो उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था साप्तांग सिद्धांत। ठीक है, साप्तांग इसलिए बोलते हैं, साप्तांग 2 शब्दों से बना है, पहला सप्त, दूसरा अंग, जिसके 7 अंग थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साप्तांग सिद्धांत में कौन 7 अंग थे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, पहला सवाल पूछा जाएगा, साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था। ठीक है, आगे लिखिए। अब साप्तांग सिद्धांत में कौन कौन से 7 अंग थे? पहले अंग का नाम था राजा। ठीक है, राजा, जो कि इसको सम्राट भी कहा गया है, और यह प्रशासन का सबसे हेड होता था, यह मुखिया होता था। उसके बाद अमात्य है। ठीक है, अमात्य एक तरीके का सेक्रेटरी होता था, जैसे आप अभी देखते हो सचिव का पोस्ट होता है, जैसे आप गृह मंत्री हैं और गृह सचिव का पोस्ट है। तो गृह मंत्री को आप ऐसे सम्राट के तौर पे देखो और सचिव को देखो आप अमात्य के तौर पे। उसके बाद देखो मित्र। ठीक है, मित्र का अर्थ है उनके पड़ोसी राज्य जो उनके मित्र हैं। उसके अलावा जनपद। ठीक है, जनपद जिसमें साम्राज्य बटा हुआ था छोटे छोटे जनपद में। उसके अलावा सेना, यदि सेना नहीं रहेगी तो आप कैसे अटैक करोगे, या फिर आप पे कोई अटैक कर दिया तो आप कैसे उस लड़ाई को जीतेंगे। इसलिए एक बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन सैन्य व्यवस्था होना भी ज़रूरी है। उसके बाद देखिए,
उसके बाद है कोष। कोष का अर्थ यहाँ पर है रिवेन्यू से। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, यदि आपके पास अर्थव्यवस्था सही नहीं है, तो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बेहतरीन तरीके से संचालित नहीं हो सकती है। उसके बाद है दुर्ग। दुर्ग का अर्थ है, दुर्ग को अंग्रेजी में फोर्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फोर्ट, FORT। फोर्ट का अर्थ है किला, इसको आप बोल लो हिंदी में, ठीक है। यदि राजा कहीं पर रह रहा है तो उसके बारे में कौटिल्य कहते हैं कि राजा जब भी रहे तो राजप्रसाद में रहे। राजप्रसाद का अर्थ है जहाँ पर राजा निवास करता था, उसी को राजमहल भी कहते हैं। और वह राजमहल दुर्ग से यानी किले से चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ होना चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वहाँ पर एक राजप्रसाद का अवशेष भी प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्यन डायनेस्टी के जितने भी राजा थे वो राजमहल में निवास कर रहे थे। क्लियर है? अब देखिए, राजा के लिए ही यूनानी लोगों ने, ठीक है, जैसे यूनानी लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था, बिल्कुल उसी तरीके से यूनानियों ने राजा के लिए दो शब्द का प्रयोग किया है, जिसका नाम है सभासद एवं निर्धारक। सभासद एवं निर्धारक, अंग्रेजी में इसको काउंसिलर बोलते हैं, काउंसिलर, ठीक है। चलिए, काउंसिलर एंड असेसर्स, ठीक है, असेसर्स। आप अंग्रेजी में पढ़ते हो तो आप अंग्रेजी में भी लिख लीजिए, हिंदी में पढ़ते हैं फिर भी आप लिख लीजिए। चलिए, अमात्य सेक्रेटरी को कहा गया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक मंत्री परिषद का होना जरूरी है, और उन्होंने मंत्री परिषद में जो अध्यक्ष होता था उसको सहस्त्राध्यक्ष बोला जाता था, और प्रत्येक मंत्री परिषद के अध्यक्ष को 12,000 पर्ण, ठीक है, पर्ण एक क्या है? मुद्रा है, पर्ण वार्षिक रुपया दिया जाता था उनको वेतन के रूप में, ठीक है। उसके बाद देखिए, मंत्री परिषद को बारे में बताते हैं चाणक्य की मंत्री परिषद दरअसल राजा का नेत्र होता है, राजा का आंख होता है, उसी से राजा अपने प्रशासन को, अपने जनपद को, अपने लोगों को देखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि मंत्रिण के सदस्य को 48,000 पर्ण वार्षिक। देखिए, मंत्री परिषद अलग है, मंत्रिण अलग है, ठीक है। उसके बाद देखिए, चरित्र परीक्षण करके किसी भी मंत्री की बहाली की जाती थी। अभी भारत में आप किसी भी मंत्री को देखते हो तो किसी के ऊपर क्रिमिनल के चार्जेज हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, किसी के ऊपर रेप का आरोपी है, बलात्कार का आरोपी है, बहुत तरह के मामले होते हैं, लेकिन फिर भी वह लेजिस्लेटर बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। लेकिन मौर्यन डायनेस्टी में ऐसा इन्होंने व्यवस्था किया था कि कोई भी व्यक्ति तभी मंत्री बनेगा, सबसे पहले उसका उपधा परीक्षण लिया जाएगा, और उपधा परीक्षण एक प्रकार का टेस्ट होता था जिसमें आपके कैरेक्टर को टेस्ट किया जाता था, उसके बाद ही आप बन सकते हैं। यकीन मानिए, यदि इस तरीके का सिस्टम अभी भारत में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो भारत की पूरी पार्लियामेंट खाली हो जाएगी, लगभग 10% लोग वहाँ पर बचेंगे, बाकी 90% की वही हालात है। आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर पे आते हैं, और इन्होंने कहा कि प्रशासन को चलाने के लिए तीर्थ नामक अधिकारी का भी होना जरूरी है, और इन्होंने 18 तीर्थ अधिकारियों की चर्चा की है, और हम लोग उन 18 तीर्थ अधिकारियों को एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि वहीं से सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा अध्यक्ष के बारे में इन्होंने बात की है, अध्यक्ष को ही यूनानी लोगों ने इसे मजिस्ट्रेट कहा है, ठीक है, और बताया गया है कि अध्यक्षों की संख्या 27 है। इसके बारे में भी एक एक करके पढ़ेंगे कौन कौन 27 अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए, इतने तरह के लोग थे जो कि प्रशासन को चलाने के लिए जरूरी थे, ऐसा हम नहीं, ऐसा कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं, सवाल जहां से पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाता है 18 तीर्थ जो पदाधिकारी थे, अधिकारी थे, वह कौन कौन थे, उनका क्या नाम था और उनका क्या कार्य था। तो ऊपर लिखिए 18 प्रमुख तीर्थ अधिकारी और नंबरिंग देकर शुरू कीजिए। पहले पे लिखिए मंत्री प्लस पुरोहित, ठीक है। मंत्री और पुरोहित यह दोनों के दोनों प्रमुख धर्माधिकारी होते थे, ठीक है, धर्म के अधिकारी होते थे, यह सबसे हेड होते थे। उसके बाद लिखिए सेनापति। सेनापति दरअसल सेना का प्रधान होता था, सेना का मुखिया होता था। और तीसरे नंबर पे है युवराज। युवराज दरअसल वह व्यक्ति होता था जो राजा का बेटा होता था, जो राजा के मरने के पश्चात उत्तराधिकारी बनने वाला रहता था, उसी को युवराज कहा जाता था। उसके बाद सन्निधाता। सन्निधाता के बारे में बताया जाता है कि यह कोषाध्यक्ष था। जैसे मैंने यहाँ पर कोष की बात की थी, कोषाध्यक्ष कौन था? सन्निधाता। इससे सवाल पूछा गया है। उसके बाद देखिए समाहर्ता, इससे भी सवाल पूछा गया है।
समाहर्ता का काम था राजस्व कलेक्ट करना, रिवेन्यू कलेक्ट करना। रिवेन्यू कलेक्ट करना और कोषाध्यक्ष दो अलग अलग काम है। रिवेन्यू कलेक्ट करके जिसके पास ला कर दिया जाएगा वह व्यक्ति कोषाध्यक्ष होगा, और जो रिवेन्यू कलेक्ट करने जाएगा उस व्यक्ति को समाहर्ता बोला गया है। ध्यान रखिएगा, तो समाहर्ता पैसा कलेक्ट करके लाएगा और सन्निधाता को देगा। ठीक, चलो उसके बाद अगला है कर्मांतिक। कर्मांतिक आप शब्द से ही पता चल गया होगा, इनका काम था उद्योग एवं कारखानों का यह प्रधान हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद अगले पे लिखिए, और अगला है 7वां नंबर व्यवहारिक। व्यवहारिक दरअसल एक प्रकार का न्यायिक अधिकारी हुआ करता था, और उस समय दो प्रकार के न्यायालय होते थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे डिटेल में चर्चा होगी। यहाँ पर आप इतना समझिए कि उस समय दो न्यायालय होते थे। पहला धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा न्यायालय होता था जिसको कंटक शोधन बोला जाता था। तो जो व्यवहारिक होते थे वह धर्मस्थीय न्यायालय के हेड होते थे, और प्रदेष्टा होते थे कंटक शोधन न्यायालय के हेड। ठीक है, उसके बाद अगला अधिकारी है नागरक। इसी को पौर भी कहा गया है। इसको आज आप अंग्रेजी में मेयर कहते हो। ठीक है, मेयर जो कि शहर का अधिकारी होता है, दरअसल यह नगर प्रशासन का मुखिया होता था। उसके बाद नायक होता था। नायक दरअसल सैन्य संचालन करता था, सैन्य संचालन का मुख्य अधिकारी। सेनापति को, पूरे जो सेना है उसका हेड कौन होगा? उसका हेड होगा सेनापति, लेकिन सैन्य संचालन करने के लिए जो मेन अधिकारी होगा उसका नाम है नायक। उसके बाद अगला लिखिए अंत्यपाल। ठीक है, अंत्यपाल दरअसल सीमावर्ती, जैसे मान लीजिए कि जैसे आज बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसी तरीके से वहाँ पर बीएसएफ की जगह पे उस समय अधिकारी होते थे अंत्यपाल, जो कि बॉर्डर की रक्षा करते थे। उसके बाद देखिए अगला है द्वारपाल। द्वारपाल का काम था आंतरिक सीमा रक्षक। जैसे दो स्टेट का बाउंड्री है, वहाँ पर यदि मान लीजिए कि मौर्यन डायनेस्टी का बाउंड्री था ईरान के साथ, ठीक है, वहाँ तक उनका विस्तार था, तो ईरान के बाउंड्री पे जो लोग होंगे उनको बोला जाएगा अंत्यपाल। लेकिन उनके अंदर जैसे पेशावर के पास, पेशावर और कश्मीर के बीच का जो बाउंड्री था, वहाँ पर जो सीमा का रक्षा करेगा उस व्यक्ति का नाम था, उस अधिकारी को द्वारपाल कहा जाता था, जो कि आंतरिक सीमाओं की सुरक्षा करता था। चलिए उसके बाद अगले अधिकारी का लिखिए। अगला अधिकारी का नाम है दंडपाल। दंडपाल दरअसल रसद सामग्री का प्रावधान करता था। जैसे कहीं पर सैन्य अभियान पे शासक निकलते थे तो सेना को बीच में भूख लगता था, खाने के लिए, रुकने के लिए, या जितने भी तरह की सामग्री होती थी उन सामग्री की व्यवस्था कौन करते थे? दंडपाल। ठीक है, उसके बाद देखिए दौबारिक। दौबारिक नामक एक अधिकारी हुए हैं, यह राजमहल की देखभाल करते थे। उसके बाद एक है अंतर्वर्षिक। ठीक है, अंतर्वर्षिक दरअसल राजा का अंगरक्षक होता था, राजा का बॉडीगार्ड होता था। उसके बाद देखिए अगला है आटविक। आपने अशोक का जब अभिलेख पढ़ा होगा तो उसमें हमने आटविक जनजातियों की चर्चा की थी प्रथम बृहत शिलालेख में, जिसमें अशोक आटविक जनजातियों को धमकी देता है कि देखो यदि आप हमारे धर्म की नीति का पालन नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। उसी आटविक जनजाति के बारे में बात हो रही है। तो आटविक नामक एक पदाधिकारी भी हुआ करता था, तीर्थ अधिकारी। उसका काम क्या था? वह जनजातियों को डील करता था, जनजातीय विभाग का यानी वन विभाग का वह प्रमुख हुआ करता था। उसके बाद 17वां नंबर है मंत्री परिषदाध्यक्ष, यानी कि जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था उसे मंत्री परिषदाध्यक्ष बोलते थे। उसके बाद लास्ट का जो तीर्थ अधिकारी है उसको बोलते थे प्रशास्ता। प्रशास्ता दरअसल एक तरीके का राइटर होता था, इसको हिंदी में लिपि कार्मिक बोलते हैं। यह तो बातें हो गई 18 प्रमुख तीर्थ अधिकारियों के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं 27 अध्यक्ष के बारे में, जो भी प्रशासन को डील करते थे। और प्रशासन का यदि आपसे यह पूछा जाए कि मौर्यन प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज़्यादा यदि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ था उसे डील करने के लिए तो वह थे 27 अध्यक्ष। ठीक है, 27 अध्यक्ष, इनका नाम आप जरूर लिखिएगा। और इससे सवाल हर बार पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखेंगे, आपको निश्चित तौर पे हर साल के क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं कौन कौन 27 अध्यक्ष थे, उनका क्या नाम था, उनका क्या काम था। दो बातें। पहले का नाम है लक्षणा अध्यक्ष। ठीक है, लक्षणा अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष का काम था मुद्रा एवं टकसाल की जांच निवारण करना। ठीक है, उनका निवारण करना, उनका जांच पड़ताल करना, उनको चेक करना कि कहीं कोई मुद्रा फर्जी तो नहीं है, या टकसाल जहाँ पे मुद्रा छपता था। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों की देखभाल कौन करते थे? लक्षणाध्यक्ष।
उसके बाद है आक्राध्यक्ष। आक्राध्यक्ष दरअसल कारखाना विभाग का हेड होता था। उसके बाद सूनाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष बूचर खाना का हेड होता था, जहाँ पे जानवर कटते थे, जहाँ पे जानवर उस समय भी कट रहे थे मौर्यन डायनेस्टी में, तो आपको पता होगा बूचर खाना, इसी को कसाई खाना भी बोलते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अगले हैं, अगला अध्यक्ष का नाम है पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष माप तौल के हेड होते थे, माप तौल का पदाधिकारी था। उसके बाद विविता अध्यक्ष, यह चारागाह का प्रमुख अधिकारी था। उसके बाद नवाध्यक्ष नौसेना विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। शुल्काध्यक्ष राजकीय टैक्स, जो टैक्स इम्पोज किया जाता था, टैक्स वसूल करने वाला अधिकारी था नवाध्यक्ष शुल्काध्यक्ष। उसके बाद सीताध्यक्ष है कृषि विभाग का अधिकारी। उसके बाद पण्याध्यक्ष है व्यापार वाणिज्य का। उसके बाद गणिकाध्यक्ष, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा गया। गणिकाध्यक्ष वैश्यालय का हेड होता था, यानी उस समय वैश्यावृत्ति भी हमारे समाज में विद्यमान थी। उसके बाद देखिए संस्थाध्यक्ष, तो संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्ग का हेड होता था, जो ट्रेड रूट था उस ट्रेड रूट का एक अधिकारी होता था, जिसको संस्था अध्यक्ष कहते थे। उसके बाद है लवणाध्यक्ष। लवणाध्यक्ष दरअसल नमक विभाग का, जहाँ पे साल्ट का प्रोडक्शन होता था, उस डिपार्टमेंट का हेड होता था लवणाध्यक्ष। उसके बाद है पत्याध्यक्ष। पत्याध्यक्ष दरअसल पासपोर्ट विभाग का, जैसे कोई मौर्यन डायनेस्टी के बाउंड्री से बाहर किसी अन्य कंट्री में जाता था, जैसे धम्म महामात्र नामक अधिकारी थे, जिनको विदेशों में भी बाहर भेजा गया था धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो उन्हें जाने से पहले एक पासपोर्ट बनवाना होता था। कहाँ से? और उस अधिकारी का नाम था पत्याध्यक्ष। तो देखिए उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था कितनी डेवलप्ड थी, और आज आप अपने प्रशासनिक व्यवस्था को देखे हुए तो कहीं ना कहीं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से ही हम लोग वो सारी चीज़ें को सीखे हैं। उसके बाद देखिए सूत्राध्यक्ष है। सूत्राध्यक्ष कपड़ा एवं सिलाई विभाग का यह हेड हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर कपड़ा काटने का, सिलाई काटने का, सूत काटने का काम होता था। उसके बाद देवताध्यक्ष होते थे, यह अधिकारी थे, यह धार्मिक विभाग के अधिकारी थे। उसके बाद लोहाध्यक्ष धातु विभाग के अधिकारी थे। और 17 नंबर पे लिखिए पतनाध्यक्ष। पतनाध्यक्ष बंदरगाह पे, यानी कि जो जहाँ से ट्रेड होता था समुद्री रास्तों से, वहाँ पर एक अधिकारी होते थे जिनका नाम था पतनाध्यक्ष। उसके बाद है माना अध्यक्ष। माना अध्यक्ष दरअसल काल एवं दूरी, यानी टाइम एवं डिस्टेंस को मापने वाला अध्यक्ष। उसके बाद गवा अध्यक्ष पशु विभाग का, जहाँ पे पशु को चरने के लिए ले जाया जाता था। ठीक है, उसके बाद महामात्य सर्प, दरअसल यह गुप्तचर विभाग के हेड होते थे। गुप्तचर कौन? जैसे आज सीबीआई है, या फिर आप देखोगे कि सीबीआई से लेकर के तमाम तरह की संस्थाएं हैं, एनआईए है, यह सभी के सभी रॉ हैं, ये सभी के सभी भारत के गुप्तचर संस्थाएं हैं। बिल्कुल उसी तरीके से उस समय महामात्य सर्प नामक अधिकारी था, जो कि गुप्तचर विभाग का प्रधान था। अंग्रेजी में स्पाई सिस्टम, स्पाई डिपार्टमेंट बोलते हैं। उसके बाद कुप्याध्यक्ष वन विभाग का। उसके बाद भंडारा अध्यक्ष, यह दरअसल भंडार जहाँ पे खाना वगैरह बनता था उस भंडारा का यह अध्यक्ष होता था। उसके बाद है बंधेगारा अध्यक्ष, यह बंदी गृह जहाँ पे लोगों को कैद करके रखा जाता था जेल में, उसका अध्यक्ष होता था, जिसका नाम था बंधगारा अध्यक्ष। उसके बाद है सूरा अध्यक्ष, यह शराब विभाग का हेड था। उसके बाद है अक्षपटलाध्यक्ष। अक्षपटला अध्यक्ष, यह दरअसल लेखा विभाग का हेड हुआ करता था। उसके बाद है मुद्रा अध्यक्ष, यह दरअसल मुद्रा की जांच पड़ताल करता था, और मुद्रा विभाग से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी समस्या होती थी तो उसकी जांच पड़ताल करने का काम मुद्रा अध्यक्ष नामक अधिकारी किया करते थे। उसके बाद है शस्त्राध्यक्ष। शस्त्राध्यक्ष दरअसल शस्त्र विभाग का हेड हुआ करता था। जितने भी शस्त्र बनते थे उन सभी शस्त्रों की देखभाल कौन करता था? शस्त्राध्यक्ष। और ध्यान रखिएगा इन सारे अध्यक्षों को 1000 पन वार्षिक रुपया दिया जाता था। ठीक है, 1000 पन वार्षिक, रुपया नहीं, 1000 पन वार्षिक इनको वेतन के रूप में दिया जाता था। अब हम लोग बात करते हैं अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके बाद मंडल एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मंडल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके बाद रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले आप सब टाइटल दीजिए मंडल, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मंडल नहीं प्रोविंशियल यानी प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, चलो प्रांतीय प्रशासन में आपको कुछ नहीं करना, आपने सारे अधिकारियों के नाम जान गए हैं, इसलिए इसमें आपको अधिकारियों के नाम रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह ध्यान रखना है कि उस समय में कितने प्रांत थे। तो ध्यान रखिएगा जब तक चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे, उसके बाद बिंदुसार शासन करने आए, तब तक पूरे मौर्यन डायनेस्टी में 4 ही प्रांत था।
लेकिन जब अशोक आए तो उन्होंने एक नया प्रांत को जोड़ा जिसका नाम था कलिंग प्रांत। तो आप प्रांत और उसकी राजधानी को याद रखिए। और आपको पता होगा कि प्रांतीय स्तर के अधिकारी कौन होते थे, क्योंकि उसकी चर्चा हम लोगों ने तीर्थ वाले में और अध्यक्ष वाले में किया था। तो सबसे पहले लिखिए 5 प्रांत कौन कौन थे। पहले का नाम था उत्तरापथ, ठीक है। उत्तरापथ जो उत्तर का हिस्सा था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला वही जगह है जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य पढ़कर आए थे। दूसरा था अवंती, और अवंती का जो राजधानी था वह था उज्जैन। उज्जैन को ही कई जगह पर उज्जैनी बोला गया है, जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। उसके बाद दक्षिणापथ था तीसरा साम्राज्य का प्रांत, और उसका नाम था उसका राजधानी था स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी को कहीं कहीं पे कनकगिरी शब्द भी मिलेगा आपको, कनकगिरी, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। चलो उसके बाद अगला जो था वह था प्राच्य। प्राच्य का अर्थ होता है ओरिएंटल, अंग्रेजी में बोलेंगे तो, यानी पूर्व, यानी ईस्टर्न जो बाउंड्री था, ईस्टर्न जो प्रोविंस था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो यह तीनों शब्द लिखिएगा, प्राच्य, पूर्व या प्राची। राजधानी कहा पाटलिपुत्र। और लास्ट का जो प्रांत है, जो कि अशोक ने अपने मेहनत से, अपनी लड़ाई से, जो कि जीवन में एक ही लड़ाई लड़ा था उन्होंने, कलिंग युद्ध, ठीक है। तो कलिंग युद्ध लड़ करके उन्होंने कलिंग को एक नया प्रांत बनाया, और कलिंग का जो राजधानी था वह था तोशली, ठीक है, तोशली। अब देखिए प्रांतीय स्तर के अधिकारी कौन कौन होते थे। प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए मुख्य तौर पे अमात्य को चुना गया था, उसके साथ साथ अध्यक्ष को चुना गया था, मंत्रिपरिषद हुआ करता था, एवं कुमार हुआ करते थे। जैसे आप देखोगे मौर्यन डायनेस्टी में जो उनके राजा के बेटे होते थे वह उप राजा के पद पे कार्यरत रहते थे। उसी तरीके से यहाँ पर कुमार नामक अधिकारी यहाँ पर शासन करते थे, और इन सभी अधिकारियों को 12,000 पर्ण, ठीक है, 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन दिया जाता था। तो वेतन के बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बस इतनी ही सी बातें जाननी थी, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। ज़्यादा पैनिक मत हुई, यदि इतना क्लियर है तो फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी सवाल आएंगे आप निश्चित तौर पे आप उसे सॉल्व कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है मंडल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मंडल एडमिनिस्ट्रेशन, मंडल एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था उसका नाम था प्रदेष्टा। प्रदेष्टा नामक अधिकारी मंडल प्रशासन का हेड हुआ करता था, और मंडल कई सारे जिलों को मिलाकर बनता था, यानी एक मंडल के निर्माण के लिए कई सारे जिलों की आवश्यकता होती थी। इसलिए मंडल के नीचे हमने डिस्ट्रिक्ट लिखा, डिस्ट्रिक्ट को ही आहार बोला गया। आपसे सवाल पूछा जाएगा जिला के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो आहार, उसके साथ साथ जिला को विषय भी बोला गया है। और इसके बारे में बताया गया है कि जिले का जो हेड होता था उसका नाम था एग्रोनोमोई, ठीक है, यानी जिले का, जैसे आज के डीएम होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसी तरीके से उस समय के जिले के हेड होते थे उनको बोला जाता था एग्रोनोमोई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। एक जिले का निर्माण में लगभग 1600 गांव की आवश्यकता पड़ती थी। उसके बाद जिला से नीचे आते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टोटल 800 गांवों को मिलकर बनता था, और 800 गांव यानी कि गांव जो होते थे वह द्रोणमुख में बटे हुए थे। और एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी एक स्थानीय प्रशासन के लिए 800 ग्राम की आवश्यकता थी, और 800 ग्राम के लिए 2 द्रोणमुख की आवश्यकता थी। कितने? 2 द्रोणमुख की आवश्यकता थी, और एक द्रोणमुख में 400 गांव होते थे और दूसरे में भी 400 गांव, इसलिए दोनों को मिलाकर के 800 गांव हो जाते थे, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए संग्रहण नामक पदाधिकारी की चर्चा मिले तो जो पदाधिकारी संग्रहण करता था, जो रिवेन्यू को कलेक्ट करता था, उसका नाम था गोप, ठीक है, गोप। उसके बाद देखिए अब आते हैं नगर प्रशासन पे। नगर प्रशासन में आपको ध्यान रखना है, नगर प्रशासन का हेड नागरक नामक अधिकारी हुआ करता था। और यहाँ पर पता चलता है कि एक नगर प्रशासन में एक अन्य अधिकारी भी काम करते थे जिसका नाम है जिस पद का नाम है, जो उस व्यक्ति का नाम नहीं, यह पद का नाम है एस्ट्रोनोमोई। और ऐसा बताया जाता है कि एस्ट्रोनोमोई दरअसल एग्रोनोमोई के अंतर्गत कार्य करता था। जैसे डीएसपी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना दरोगा, डीएसपी, एसपी, तो सब एक दूसरे के अंदर में है। उसी तरीके से यहाँ पर एस्ट्रोनोमोई एग्रोनोमोई के अंतर्गत का अधिकारी है, उसके नीचे का अधिकारी है, लेकिन जिला में यह भी एक अधिकारी के पद पे कार्यरत था। क्लियर है? चलिए उसके बाद नगर प्रशासन को संचालित करने के लिए 6 समिति का स्थापना किया गया था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे, यानी टोटल के टोटल 30 सदस्य थे, 30 मेंबर्स थे। तो पहले समिति का काम क्या था? पहले समिति का काम था औद्योगिक विभाग था यह, यानी कि जो उद्योग से रिलेटेड जो भी मामले होते थे,
ठीक है, जो भी इंडस्ट्रियल मामले होते थे उसकी देखभाल करती थी प्रथम समिति। दूसरी समिति का काम था विदेशियों की देखभाल करना, और तीसरी समिति का काम था जनगणना का काम करना एवं जन्म मृत्यु दर का जो आंकड़ा होता है उसको सुरक्षित रखना, उसको प्रदर्शित करना। उसके बाद चौथी समिति थी जिसका काम था व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना, और पांचवी समिति का काम था कालाबाजारी से नगर प्रशासन को मुक्त करना। उसके बाद छठी समिति थी, और छठी समिति का काम था बिक्री कर को निश्चित करना, बिक्री कर को सुनिश्चित करना। और ऐसा बताया जाता है कि इस समय चोरी का सामान जो भी बिकता था, यानी जो भी लोग चोरी का सामान बेचते थे उनको 1/10% एक्स्ट्रा टैक्स देना होता था। उसके अलावा जो चोरी करता था उसे मृत्यु दंड देने का भी प्रमाण मिला है। चलो फिर यहाँ यह बातें हो गई नगर प्रशासन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी स्थानीय प्रशासन के बारे में। ठीक है, चलिए हेडिंग दे दीजिए स्थानीय प्रशासन, और इसमें आप बस इस यूनिट को याद रखिएगा। देखिए सबसे छोटी यूनिट गांव होती थी, उसके बाद गांव के बाद 10 गांव को मिला करके एक संग्रहण का निर्माण किया जाता था। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, गांव, ग्राम, और 10 ग्राम को मिला करके एक संग्रहण का निर्माण किया गया, और 200 गांव को मिला करके एक खाबटिक का निर्माण किया गया। खाबटिक नहीं, खरबटिक, खरबटिक। उसके बाद देखिए 400 गांवों को मिलाकर एक द्रोणमुख का निर्माण किया गया, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा था 2 द्रोणमुख इक्वल टू 800 ग्राम, यानी कि एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो 400 गांव इक्वल टू एक द्रोणमुख। ठीक है, और उसके बाद देखिए स्थानीय लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके लिए 800 गांव की आवश्यकता पड़ती थी। उसके बाद जनपद के लिए 1600 गाँव। ठीक है, जनपद के लिए 1600 गाँव। और उसके बाद देखिए बस यह हाईली यहीं तक है। ठीक है, जनपद के बाद सीधा जिला पर आएगा। ठीक है, जिला के बाद सीधा कहाँ जाएगा, मंडल पे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों से जो कर लिया जाता था, जो कि रूरल एरिया थे, वहाँ से टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था उस टैक्स को राष्ट्र बोला जाता था, राष्ट्र। ठीक है, उसके बाद जो शहरी क्षेत्र थे वहाँ से जो टैक्स लिया जाता था उसे दुर्ग बोला जाता था। उसके अलावा ध्यान रखिएगा जो जिस भूमि पर राजा का जो स्वामित्व होता था, जिस भूमि का मालिक राजा होता था उस भूमि को सीता भूमि कहते थे, और उस भूमि पर जो किसान मजदूरी करते थे, अधिकारी लोग वहाँ के खेती करवाया करते थे, तो खेती करने के पश्चात उस खेती पर जो टैक्स देते थे जो मजदूर, उस टैक्स को सीता आय बोला जाता था। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि सीता आय क्या था, तो आपने समझा जिस भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था उस भूमि को सीता भूमि कहते थे, और उस भूमि से जो टैक्स प्राप्त होता था उसी को सीता आय कहा जाता था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नगर व्यवहारिक अधिकारी की चर्चा मिली है, जिसमें 2 मुख्य अधिकारी हैं, युक्त एवं रज्जुक। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। उसके अलावा गांव का हेड ग्रामणी होता था, यह तो आपको पता ही है, वैदिक काल से चलता आ रहा है। चलिए यह बातें थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसमें ज़्यादा कुछ आपसे सवाल नहीं पूछा जाता है, आपको बस यह यूनिट याद रखना है, कितने गाँव को मिलाकर किस संस्था का निर्माण किया गया। क्लियर है। अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन लिखिए आप एक बार, राजस्व प्रशासन। ठीक है, राजस्व प्रशासन का जो हेड होता था उसको समाहर्ता बोलते थे। ठीक है, उसे समाहर्ता बोलते थे। और मैंने यहाँ पर बताया कि जिस भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था उसे सीता भूमि कहते थे, और उससे जो आय प्राप्त होता था उसे सीता आय कहते थे। उसके बाद जिस भूमि पर किसी मजदूर का व्यक्तिगत स्वामित्व होता था उससे जो कर प्राप्त होता था उसे भाग कहते थे, भाग नामक कर प्राप्त होता था। उसके बाद वैसा जमीन, उसके बाद एक और पॉइंट लिखिए, वैसा कर जो सिंचाई पे लिया जाता था, जैसे स्टेट आपको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती थी, तो सिंचाई के लिए वो एक प्रकार का टैक्स लेती थी, उस टैक्स को बोला जाता था उदय भाग, और यह 1/10 हिस्सा लिया जाता था। ठीक है, इससे सवाल कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए शाक एवं सब्जी पर भी टैक्स लिया जाता था, इस टैक्स को भोग कहते थे, भोग नामक कर लिया जाता था शाक एवं सब्जी पे। उसके बाद देखिए सामुदायिक स्वामित्व, यानी कि जिस जमीन पे सभी लोगों का स्वामित्व होता था, जैसे चारागाह का क्षेत्र का जो भूमि था उस पे सभी लोग जानवर चराते थे, तो उस लैंड से भी टैक्स लिया जाता था, और उस टैक्स को बोलते थे बीबित। और आपको पता होगा बीबित का अर्थ होता है चारागाह। बीबिताध्यक्ष एक अधिकारी होता था जो चारागाह का प्रधान अधिकारी था। उसके बाद देखिए जो भूमि जो लावारिस भूमि थी, जिस पे किसी का भी स्वामित्व नहीं था, उस भूमि का यदि आप इस्तेमाल करते थे तो उससे भी टैक्स लिया जाता था, और उस टैक्स को बोला गया है प्रकीर्णक। ठीक है, टैक्स का नाम याद रखना, इससे सवाल कई बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए ग्राम भृत या ग्राम भोजक नाम का अधिकारी होता था, जो गांव के लोगों से टैक्स कलेक्ट करके सेंटर के पास भेजता था।
उसके बाद देखिए इन सभी टैक्स के अलावा कुछ अन्य टैक्स हैं जिसको भी आपको याद रखना जरूरी है। जैसे एक वाणिज्य नामक कर लिया जाता था जो कि व्यावसायिक कर था। दूसरा बर्तनी नामक टैक्स था, यह भी एक तरीके का परिवहन कर था। जैसे आप चुंगी देते हो, टोल टैक्स, ठीक है। तो शुल्क नामक कर जो बर्तनी नामक जो कर था वह ट्रांसपोर्टेशन पे टैक्स लगता था। जैसे आप कहीं बाईपास से गुजरते हैं या फिर रोड पे जो आप टैक्स देते हैं चलने के लिए, परिवहन कर, उसी को उस समय में बर्तनी बोला जाता था। उसके अलावा अगला टैक्स है जिसका नाम है शुल्क, एक तरीके का चुंगी कर है, टोल टैक्स। उसके बाद देखिए एक अगला कर है जिसका नाम है प्रविष्य निष्काम। यह किसी भी वस्तु को इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट करने पर टैक्स लगता था, उसी को प्रविष्य निष्काम बोला गया है। प्रविष्य का अर्थ है आयात और निष्काम का अर्थ है निर्यात। उसके बाद अगला कर है वरिका दे। वरिका दे लिखिएगा जरूर इसको, इससे सवाल पूछा जाएगा। यह दरअसल आपके संपत्ति पे टैक्स लगता था। जैसे आप इनकम टैक्स देते हो उसी तरीके से उस समय भी इनकम टैक्स लगता था, उसको बोला जाता था वरिका दे। उसके बाद आपातकालीन एक कर था जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में लिया जाता था, उसको प्रणय बोला जाता था, ठीक है, प्रणय। उसके बाद अगला लिखिए, जैसे कभी कभी होता था कि सेना कहीं पर अभियान करने के लिए निकला था, तो सेना कभी कभी रात में आपके गांव से गुजरती थी, तो उस गांव के लोगों को उनको खाना खिलाना पड़ता था, उनके खाना के लिए, भोजन के लिए, रहने के लिए व्यवस्था करनी होती थी। उस टैक्स को बोला गया है सेना भक्त कर, ठीक है, सेना भक्त कर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए उसके अलावा एक कर था जो कि सम्मिलित कर था। इसमें गांव के सभी लोग मिल करके इकट्ठा होकर के एक कर देते थे जिसका नाम था पिंड कर, ठीक है, क्या नाम था, पिंड कर। उसके बाद अगला जो है अगला कर था वह एक नगद कर था। नगद कर दरअसल उसे हिरण्य बोला जाता था। आप देख लीजिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, नगद कर को हिरण्य बोला जाता था। उसके अलावा जो वस्तुओं को तौल कर बेचा जाता था उस पर 5% टैक्स का दर था। जो वस्तुओं को नाप कर, ठीक है, नाप कर या माप कर बेचा जाता था उस पर 6.25% टैक्स लगता था। उसके अलावा जो वस्तुओं को गिन कर बेचा जाता था उस पर 9.08% टैक्स इम्पोज होता था। उसके बाद देखिए माप तौल के लिए जो इकाई यूज की जाती थी उसको बोलते थे पौतब, और आपको पता होगा कि माप तौल का जो अधिकारी था उसको पौतबाध्यक्ष बोलते थे। उसके बाद एक और लिख लीजिए कि बिना भुगतान का, जैसे कई बार ऐसा होता था कि मजदूर से काम करवा लिया जाता था लेकिन उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, तो उस दौरान उसे बिस्टी बोला जाता था, जिसको बेगारी बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, ठीक है। तो यह तमाम सारी बातें थी। अब आइए हम लोग बात करते हैं एक बार न्यायिक प्रशासन के बारे में। उसके बाद न्यायिक प्रशासन के बाद हम लोग बात करेंगे सैन्य प्रशासन और गुप्तचर व्यवस्था और रथ सेना, यानी प्रशासन व्यवस्था के कुछ और हिस्से हैं, उसे भी हम लोग इसी लेक्चर में करेंगे। अब हेडिंग डालिए आप जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, न्यायिक प्रशासन। न्यायिक प्रशासन में बस 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात यह कि उस समय की जो न्यायिक व्यवस्था है, जैसे आज हमारे पास कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल उस तरीके से उस समय 2 कोर्ट हुआ करते थे। ऐसा कोई कहीं पे भी कोई क्लियर प्रमाण नहीं मिला है कि कहीं पे दीवानी मामले थे, कहीं पे फौजदारी मामले थे, लेकिन उस समय के जो न्यायालय थे वह 2 प्रकार के न्यायालय थे। कौन कौन? पहले को बोलते थे धर्म स्थीय न्यायालय और दूसरे को बोलते थे कंटक शोधन न्यायालय। ध्यान रखिएगा, दोनों न्यायालय में 3-3 जज हुआ करते थे, 3-3 न्यायाधीश हुआ करते थे, और न्यायाधीश उसी व्यक्ति को बनाया जाता था जिनके पहले उपधा परीक्षण करवाया जाता था, यानी कि उनका चरित्र परीक्षण, वह झूठ नहीं बोलते हों, वह किसी से पैसे नहीं लेते हों, भ्रष्टाचारी नहीं हो, इन सारे चीज़ों को पहले ही जांच पड़ताल कर लिया जाता था। उसके बाद उन्हें जज, उन्हें न्यायाधीश बनाया जाता था। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि कितने प्रकार के न्यायालय थे, तो 2 प्रकार के। कितने जज हुआ करते थे, तो दोनों में 3-3 जज थे, यानी टोटल 6 जज थे। उसके बाद देखिए इसमें कई प्रकार के दंड की भी व्यवस्था की गई है। दंड के रूप में कहा जाता है कि जो व्यक्ति दंड करता था उसे 3 प्रकार का आर्थिक दंड दिया जाता था। पहला, एक को बोलते हैं पूर्व साहस दंड, इसमें 48 से 96 दुगना है ना, 48 से 96 उनको टैक्स के रूप में नहीं बल्कि दंड के रूप में देना पड़ता था। उसके बाद मध्य साहस का जो था उसमें 200 से लेकर 500 उनको दंड के रूप में देना पड़ता था। उसके बाद उत्तम साहस, इसमें 500 से लेकर के 1000 उनको दंड के रूप में देना पड़ता था। ध्यान रखिएगा, इस समय दंड के आधार पे समाज में भेदभाव था, क्योंकि ब्राह्मण बड़ी से बड़ी गलती करते थे तो उनको मृत्यु दंड का
उनके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं किया गया था, जबकि जब शूद्र थे छोटी से छोटी गलती पर भी उन्हें जीभ काटने की, उनके अंग भंग करने की, उनको मृत्यु दंड देने की सज़ा उनको दी जाती थी और इसके कई सारे प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिएगा दंड में कौन कौन था। दंड में जैसे उनको कैद करके जेल में डाल दिया जाता था, उनका अंग भंग कर दिया जाता था, जैसे जीभ काट देना, पैर काट देना, हाथ काट देना, उसके बाद उनको कोड़े मारे जाते थे। ठीक है, मृत्यु दंड, तो देखिए अंग भंग, कोड़ा, मृत्यु दंड, यह सब कैद, यह सब ब्राह्मणों के लिए नहीं थे, बल्कि उस समय के जो बाकी ब्राह्मण वर्ण को छोड़कर बाकी जो लोग थे उन्हें यह सजा दिया जाता था। चलिए उसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए, नगर का जो अधिकारी होता था, न्यायिक अधिकारी, उसको नगर व्यवहारिक बोलते थे और नगर व्यवहारिक को ही कहीं कहीं पे पौर व्यवहारिक भी कहा गया है। और पौर कौन होता है दोस्तों? पौर नगर का हेड होता था, जिसको अंग्रेजी में आज आप मेयर करते हो। ठीक है, क्लियर है? तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बस इतनी ही बातें थी। यदि इतनी बातें आपको आती हैं तो फिर आपसे सवाल नहीं छूटेंगे। अब आप सबटाइटल के रूप में लिखिए, ऊपर में हेडिंग दीजिए मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और लिखिए मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन हेड था, जो मुखिया था, वह सम्राट खुद हुआ करता था। उसके बाद सेनापति होता था, उसके बाद नायक होता था जो कि सैन्य संचालन का अधिकारी था। क्लियर है? उसके बाद देखिए चतुरंगिनी सेना का प्रमाण मिलता है, ऐसा अर्थशास्त्र बताता है। चतुरंगिनी सेना का अर्थ है 4 प्रकार की सेना। कौन कौन? जैसे पैदल सेना, अश्व सेना, हस्ती सेना और रथ सेना। ठीक है, अब ऐसा बताया जाता है कि इस समय जो हाथी मंगवाया जाता था वह मूल तौर पे कलिंग के क्षेत्र से मंगाया जाता था और घोड़े जो मंगवाए जाते थे वह कंबोज के क्षेत्र से मंगवाए जाते थे। वहाँ के घोड़े बहुत फुर्तीले होते थे। ठीक है, दोनों पॉइंट लिखिएगा। आगे बात करते हैं। प्लिनी ऐसा कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सेना थी, 30,000 अश्व सेना थी और 9,000 हस्ती सेना थी और 800 रथ सेना थी। यह एक बड़ी सेना है। और आगे चलकर जम्बूदीप कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की पैदल सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला। ठीक है, क्लियर है? चलो उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि देखिए पैदल सेना जो थी वो मुख्य तौर पे 4-5 प्रकार की पैदल सेना हुआ करती थी। पहली पैदल सेना का नाम है मौर्य सेना। ठीक है, यह मूल तौर पे मेन पैदल सेना यही थी। और दूसरी जो पैदल सेना थी उसका नाम था आटविक। यह जनजातियों की थी। जैसे आटविक जनजाति की चर्चा हम लोग पढ़ रहे हैं, अशोक को पढ़ रहे थे उसी समय से। तो जनजाति जब पैदल चलकर इनकी सेना में भर्ती होते थे उसको बोला जाता था आटविक पैदल सेना। उसके बाद एक भूतक बल, यह भी एक पैदल सेना थी। यह दरअसल किराए पे लिया जाता था, किसी को टैक्स देकर, किसी को पैसे देकर सेना को किराए पे खरीदा जाता था किसी पार्टिकुलर अभियान के लिए। चलो किया जाता था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मित्र बल। ठीक है, मित्र बल भी एक प्रकार का पैदल सेना था। ठीक है, मित्र बल में क्या होता था कि जो पड़ोसी के राज्य थे, जो पड़ोसी थे, जो नेबरहुड थे, उनके उस स्टेट से सेना मंगवाया जाता था भाड़े पर पैसे दे करके और वह जाते थे दूसरे राजा के साथ अभियान करने के लिए, इसलिए उसको मित्र बल सेना कहा गया है। उसके बाद 5वां जो है वह है श्रेणी बल। ठीक है, श्रेणी बल भी एक प्रकार का पैदल सेना है और यह आर्थिक संगठनों से, उस समय के जो आर्थिक संगठन थे जो किसी को कर्ज दिया करते थे, किसी को पैसे से मदद करते थे, उनके पास एक अपनी सेना हुआ करती थी, तो उनके सेना को पैसा दे करके ले जाया जाता था। तो 5 प्रकार की पैदल सेना थी। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में बस इतनी ही बातें करनी है, इससे ज़्यादा बात हमें नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशासन है हमारे पास। अच्छा ध्यान रखिएगा, मिलिट्री प्रशासन को चलाने के लिए 6 समितियां हुआ करती थी और 6 समितियां अलग अलग काम करती थी। पहले समिति का काम था जल सेना का प्रावधान करना, दूसरे का काम था सामग्री एवं रसद का प्रावधान करना, तीसरे का काम था पैदल सेना की व्यवस्था करना, चौथे का काम था अश्व सेना की व्यवस्था करना, 5वें का काम था गज सेना, हस्ती सेना, हाथी सेना की व्यवस्था करना और 6ठे का काम था रथ सेना की व्यवस्था करना। अब लिखिए अगला जो है गुप्तचर व्यवस्था। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है। गुप्तचर एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्तचर प्रशासन। ठीक है, गुप्तचर प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र में बताया जाता है कि जो गुप्तचर अधिकारी थे उनको गूढ़ पुरुष कहा गया है। उसके अलावा स्ट्रैबो अपनी किताब वर्ल्ड ज्योग्राफी में कहता है कि गुप्तचर दरअसल इंस्पेक्टर नामक अधिकारी हुआ करते थे। और एरियन अपने पुस्तक इंडिका में कहता है कि गुप्तचर नामक अधिकारी को ओवरसियर्स कहा जाता था। तो तीनों नाम याद रखिएगा। उसके बाद अगला लिखिए, गुप्तचर व्यवस्था का जो प्रधान अधिकारी था उसको बोलते थे महामात्य शर्प। ठीक है, यह मैंने आपको बताया था 18 तीर्थ। ठीक है, 18 तीर्थ और अध्यक्ष वाले में।
ठीक है, तो प्रधान कौन थे? महामात्य सर्प। उसके बाद देखिए विदेश में रहकर जो व्यक्ति, जैसे अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में रहकर गुप्तचरी का काम किया था, तो उसी तरीके से उस दौर में जो विदेश में रहकर करता था उसको गूढ़ पुरुष बोलते थे। उसके बाद देखिए देश के भीतर रहकर जो गुप्तचरी का काम करते थे, जो स्पाई का काम करते थे, उनको चर एवं स्पष्ट बोलते थे। उसके बाद जो स्थान बदल बदल कर, जैसे आज पटना, कल दिल्ली, कल परसों कोलकाता चले गए और वह अपना स्पाई सिस्टम का काम कर रहे हैं, तो वैसे अधिकारी को संचरा बोला जाता था, जो कि एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहते थे। उसके अलावा जो व्यक्ति एक ही जगह पर रहकर गुप्तचरी का काम करता था उसे संस्था कहा जाता था। ठीक है, संस्था अधिकारी का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है। चलो आगे, इन सभी के अलावा उस दौर की जो चतुर महिलाएं थी, ठीक है, जो ब्रिलियंट महिलाएं थी, उसके अलावा जो वैश्याएं थी, जो प्रोस्टिट्यूट थे, उन सभी को भी गुप्तचर के तौर पे गुप्तचर प्रशासन के अधिकारी के तौर पे काम करने का मौका दिया जाता था। और गुप्तचर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने में उस समय की वैश्याओं का, महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल था। तो साथियों, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पे आज बस इतनी ही बातें। मॉडर्न प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोगों ने खत्म कर दिया है, इससे ज़्यादा आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। यदि आप इतना क्लियर कर लेते हो सब्जेक्टिव फॉर्मेट में लिखकर, और आप रिवीजन करने के लिए एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसी तरीके से आप अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उनकी भी मदद कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच गाइस टू ज्वाइन मी वंस अगेन। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।